Hi guys, I am Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy and today we are going to learn friend class 10 इकोनॉमिक का चैप्टर आज हम ले रहे हैं एसएसटी का। फ्रेंड लेसन नंबर सेकंड है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा लेसन का नाम है। चलो सब बच्चों ने किताब खोलकर बैठो, अपना टेक्स्ट बुक ले रहे हैं अपन लाइन बाय लाइन आज बराबर। नाम देखिए यहाँ पे दिया है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स पढ़ते हैं। चलो पिक्चर देख लिया सब बच्चों ने, ये हमारा पिक्चर है। बुक सामने रखो सब बच्चों ने पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 19 पे आ जाओ। कहां पे आ जाओ? पेज नंबर 19 पे। ओके, अभी वहां पे हम पहला चैप्टर देख रहे हैं। क्या नाम है हमारे पहले चैप्टर, पहला टॉपिक का? तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये हमारा टॉपिक फर्स्ट है और यही टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, ये जो लेसन है हम 2 पार्ट में उसको डिवाइडेशन करेंगे बराबर। फर्स्ट उसके टोटली 8 पेजेस है, तो हम 4 पेजेस आज ले रहे हैं और 4 पेजेस हम कल लेंगे। चलो देखते हैं। टॉपिक फर्स्ट है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलो पेज नंबर 19 पे आ जाओ, बुक्स ओपन करो सब बच्चे, अपन लाइन बाय लाइन उसको पढ़ रहे हैं और डिफिकल्ट वर्ड्स वहां पे लिखते जाओ। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। चलो थोड़ा सा पिक्चर की तरफ चलते हैं। दिखाई दिया ये पिक्चर, आप देख रहे हो सब बच्चे? ये पिक्चर देख लो एक बार। ओके नाइस, तो पिक्चर देख लो। यू विल फाइंड दैट द पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज हर एक आदमी अलग अलग इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूं और आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो ये हो गई मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी मतलब पैसा, जिससे पैसा मिलता है जो काम करके उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक आधा बेचारा देखो वीट भट्टी वाला काम कर रहा है, वहां पे वीटे बना रहा है और वीटे बनाने के बाद वहां पे क्या करने वाला है? वो वीटे बनाने के बाद उनको सेल करने वाला है। तो ये हो गया वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी। एक देखो फार्मर है, वो कॉटन वो लेडीज क्या कर रही है? निकाल रही है, और वो कॉटन फिर वो फार्मर क्या करेगा? मार्केट में लेके जाएगा और फिर उसको भी क्या मिलेंगे? पैसे। ये भी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा काम, दिस काइंड वन काइंड ऑफ वर्क विच गिव्स अस द मनी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? चलो एक औरत है, देखो दुकानदार है, वो शॉपकीपर है, ट्रेडर्स है, कुछ बिजनेस कर रही है, कपड़े वगैरह दिखा रही है, सेल कर रही है। उसने कपड़े मार्केट में लाया है बड़े मार्केट में से। अब उसके गांव में वो क्या किया? दुकान डाला है उसने छोटा सा, तो वो सेल कर रही है उसको। ये भी क्या कर रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, जिससे पैसे कमा रहा है आदमी। जो पैसे उसके हाथ में आ रहे हो उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी बराबर है फ्रेंड। एक आधा बार्बर अपना क्या कर रहा है? हेयर कट कर रहा है और उससे क्या कर रहा है? पैसे ले रहा है, तो ये उसकी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है? अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है और उससे क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है, तो ये भी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन अभी इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स पढ़ते हैं। सेक्टर्स मतलब क्या रे? पार्ट्स। चलो देखते कैसे। तो सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एक गुड प्रोड्यूस करती है और एक सर्विस प्रोड्यूस करती है। अब मैं जो टीचिंग कर रहा हूं ये सर्विस कर रहा हूं, लेकिन इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे मिल रही है। एक फार्मर है जिसने कॉटन प्रोड्यूस किया, उसके खेत में कुछ बोया और फिर उसके बाद में अनाज वगैरह आया, ग्रेन वगैरह आया, गुड प्रोड्यूस किया, फिर वो मार्केट में लेके जाएगा, उससे पैसे मिलेंगे। तो ये 2 प्रकार की यहाँ पे इकोनॉमिक डिवाइड होती है, कुछ गुड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। Some others are producing services. तो ऐसा these activities are happening around us every minute, everyone as we speak. जैसे हम बोल रहे हैं, we understand these activities. One way of doing this group of them and classify them and using them importance criteria. तो उसके कुछ क्राइटेरिया हम लगाएंगे और उसके कुछ ग्रुप्स हम बनाएंगे। These groups are called sectors. और इसी ग्रुप को बोला जाता है सेक्टर्स। ये सेक्टर्स इकोनॉमिक है। 2 सेक्टर, कौन कौन सा? कुछ गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट पेज पलटाओ, पेज नंबर 19 20 पे आ जाओ। ओके आगे, देयर आर मेनी एक्टिविटीज, देयर आर
दैट आर अंडरटेकन बाय द डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। कुछ एक्टिविटी है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। टेक फॉर द एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब देखो एक औरत है, उसने खेत में क्या बोया, सीड्स डाले, वहां से प्लांट्स हुए, प्लांट्स को कॉटन लगा, कॉटन उसने निकाला, मार्केट में लेके गई, सेल किया, बराबर। तो नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी है। जो नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, it takes place within a crop season, and for the growth of the cotton plants we depend mainly but not entirely on the natural factor like the rainfall, sunshine and climate। काय के ऊपर डिपेंड है वो टोटल एक्टिविटी? रेनफॉल के ऊपर, यहाँ पे बारिश हो रही कि नहीं, सनशाइन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मतलब नेचर थिंग के ऊपर टोटल डिपेंड है। द प्रोडक्ट दैट ऑफ दिस एक्टिविटी, कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। कॉटन क्या हो गया? नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। जवार क्या हो गया? नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। बनाना क्या हुआ? नेचुरल प्रोडक्ट हुआ। सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्टिविटी लाइक अ डेयरी, we are dependent on the biological process of the animals and availability of the fodder etc. for the product of their milk is also the natural product। बराबर है। देखो एक दूसरा है फार्मर, फार्मिंग करना, फार्मिंग करना, बराबर। हाँ, फार्मिंग काय के ऊपर डिपेंड होती है फ्रेंड? नेचर के ऊपर डिपेंड होती है। काय के ऊपर डिपेंड होती है? नेचर के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, अभी कुछ लोग डेयरी डाल रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट, बराबर, मतलब मिल्क। उसके अभी यहाँ पे फार्मिंग में क्या कर रहा है, उसने कुछ कैटल्स वगैरह थे, उसके पास कुछ कैटल थे, कैटल से क्या मिलता है? काउडंग वगैरह मिलता है, वो खेत में डालता है फार्मिंग करने के लिए, ये यूजफुल है। अभी उससे क्या मिलता है? और दूध मिलता है, मिल्क मिलता है। वो मिल्क कहाँ लेके जाता है? डेयरी में। डेयरी में से उसको क्या मिल रहा है? पैसे। लेकिन आप बोलेंगे सर ये नेचुरल प्रोसेस कैसे हुई? तो यस, ये जो कैटल है ये क्या खा रही है? फोडर। ये फोडर कहां से आ रहा है? नेचर से, बराबर, खेती में से आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगी? नेचर बेस्ड एक्टिविटी। मतलब इस प्रकार से कुछ लोग नेचर बेस्ड एक्टिविटी करते हैं, बराबर। तो इसको बोलते हैं एनिमल एविलेटेड फॉडर एटसेट्रा। द प्रोडक्ट हियर द मिल्क इज आल्सो द नेचुरल प्रोडक्ट। इसलिए मिल्क भी क्या हो गया? नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। कॉटन क्या हो गया? नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली द मिनरल्स, अभी कुछ लोग गए माइन में से कोल निकाला, कोल एक क्या हुआ? मिनरल हुआ। मतलब कोल कहां से लिया? नेचर में से, जमीन में से। तो एक ऐसे रिलेटेड एक्टिविटी है नेचर से, तो ये भी क्या हो गया? नेचर बेस्ड। नेचर बेस्ड के ऊपर देखो कौन कौन सी एक्टिविटी होगी। पहला फार्मिंग, दूसरा डेयरी, और तीसरा कैटल वगैरह, उसके साथ अपन बोल सकते हैं कैटल ग्रेजिंग, बराबर। और एक होगा मिनरल्स, बराबर। ये सारे एक्टिविटी नेचर बेस है। कौन सी बेस है? नेचर बेस। एंड दैट्स व्हाई उसको प्राइमरी एक्टिविटी भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। वी प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर एज रिसोर्सेज, दैट इज द एक्टिविटी इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। समझ में आया? व्हाट इज मीन प्राइमरी सेक्टर? तो सेक्टर में पहला पार्ट होता है प्राइमरी सेक्टर। चलो बताओ जरा प्राइमरी सेक्टर के बारे में। द सेक्टर विच इज डिपेंड ऑन नेचर, जो काय के ऊपर बेस पर होता है? नेचर बेस पे ऊपर होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से प्रकार पड़ते हैं? तो ये यहाँ पे मैंने लिख के दिया। कौन कौन सा? फार्मिंग, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट, मतलब कैटल वगैरह ग्रेजिंग भी काय में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। और एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते उसको। और फिर मिनरल्स, ये भी काय में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। मतलब द थिंग्स विच इज डिपेंड ऑन नेचुरल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। चलो आगे। Why primary? It is because the forms of base all the other products that we subsequently make. Since most of the natural produces we get are from the agriculture, dairy and fishing and forestry, this is called the agriculture based related activity. These are called the primary sector. तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। समझ में आया? अंडरलाइन कीजिए कहां से? एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंडरी, ये सब काय में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। समझ में आया सबको? प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल अभी क्लियर। चलो नेक्स्ट, अभी दूसरा एक्टिविटी हम देखते हैं जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। देखो फ्रेंड, आप में क्वेश्चन जरूर आता है, इकोनॉमिक सेक्टर बताओ कितने और कौन कौन से, गिव विथ एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये 5 मार्क के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमको आता है। ओके,
और ऐसा भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के लिए, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे हमें, जो एक्टिविटी से हमें पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल दे सकते हो, टीचर इज टीचिंग एंड अर्न द मनी, doctor is giving treatment and earn the money, the farmer is produce the goods and sell the goods and earn the money. Okay, these are the economic activity. Yeah, on the basis of economic activity the sectors are following. तो फिर उसके बेस पे सेक्टर्स भी रहे, पहला प्राइमरी सेक्टर मैंने टोटल बता दिया, अभी सेकेंडरी सेक्टर, अभी देखते हैं उसमें क्या हुआ सेकेंडरी सेक्टर में। सॉरी, the secondary sector covers activity in which the natural products are changed into the other form through the way of manufacturing that will associate with the industrial activity. उसको दूसरा नाम है industrial activity। ये natural activity, natural activity मतलब nature based activity, ये industrial activity, industrial activity मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉटन एग्जांपल है, तो ये कॉटन के ऊपर से क्लॉथ, ये उसका एग्जांपल है, यानी जो नेचुरल बेस था उसका फॉर्म क्या कर दिया, चेंज कर दिया, कॉटन से क्या बना लिया, क्लॉथ बना लिया, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। फ्रेंड, आज भी हमारे इंडिया में 60% जनता प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। कौन से सेक्टर में एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में। 20% जनता सेकेंडरी सेक्टर पे एंगेज है। तो समझ में आया? ओके, ये इंडस्ट्रियल बेस रहता है। इट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी से दूसरी स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। The product is not produced by nature, but it has made, and therefore some process of manufacturing is essential. Actually ये नेचर प्रोडक्ट से रहता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ क्या होती है, प्रोसेस की जाती है, and it will be convert, then उसका कन्वर्शन होता है। This could be the in the factory, the workshop at home. ये उसका एग्जाम्पल हो सकते हैं फैक्ट्री, नहीं तो वर्कशॉप एट होम। कुछ लोग घर पे ही क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे उलन लाते हैं और उससे क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, तो ये भी क्या में आता है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। होम पे करो या किसके करो, होम पे करो या एक आधे इंडस्ट्री में करो। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट एंड वी स्पिन द यार्न एंड वेव द क्लॉथ्स, यूजिंग द शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल एंड मेक द शुगर और गुड़। समझता है? कुछ लोग क्या करते हैं, शुगर केन लाते हैं और उसको क्या करते हैं, क्रशिंग करते, उसका रस बनाते, जूस बनाते, और वो जूस को मेल्ट करके यानी उसको यानी बराबर ऐसा हॉट वगैरह देके, स्टीम वगैरह देके उससे क्या बनाते, गुड़ या शुगर बनाते। तो ये जो प्रोसेस हो गई, ये हो गई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या होम एक्टिविटी भी बोल सकते। गुड़ बनाना होम एक्टिविटी है। गुराड़ नाम का एक कोल्हापुर वगैरह साइड में तुम गए तो हर एक के खेत में गुराड़ है। अभी व्हाट इज दैट गुराड़? गुराड़ मतलब जहां पे गुड़ तैयार होता है, समझ में आया? उसको बोलते हैं गुराड़। तो उसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ये सेकेंडरी फॉर्म ऑफ सेक्टर है। समझ में आया? प्राइमरी सेक्टर को समझ में आया, सेकेंडरी सेक्टर भी समझ में आया। आगे क्या हुआ, चलो देखते हैं। तो उससे गुड़ बनाते, वी कन्वर्ट द अर्थ इनटू द ब्रिक्स एंड यूज द ब्रिक्स टू मेक द हाउसेस एंड द बिल्डिंग। देखो, पहले वीटे बनाना, मट्टी लेना, वीटे बनाना, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। अभी वीटों से मकाने बनाना, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। बराबर से दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम्स अप, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसका दूसरा नाम मैंने बोला आपको, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर आर द थर्ड कैटेगरी एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी सेक्टर। अभी तीसरा, चलो टर्शियरी सेक्टर मतलब ये थर्ड फॉर्म होता है। अभी ये प्राइमरी भी होता नहीं है, नेचुरल बेस भी होता नहीं है और इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं होता है। इसमें आते हैं सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस एक्टिविटी भी बोलते हैं, जो सेवाएं देते हैं। ये काय में आता है, टर्शियरी में आता है। फॉर एग्जांपल, एक आधा टीचर है,
डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तो ये सब काय में आएंगे फ्रेंड? टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। कौन से सेक्टर में आएंगे? टर्शियरी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अबव, these are activities that help in the development of the primary and secondary sector. These activities are themselves do not produce the goods. ये एक्टिविटी क्या नहीं करती? गुड प्रोड्यूस नहीं करती, बट दे आर द एड और सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्शन। लेकिन ये प्रोडक्शन को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। एड का मतलब राइट डाउन हेल्प या सपोर्ट करते हैं। अभी कैसे कुछ लोग जब माल तैयार होगा इंडस्ट्री में, वो माल क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे, तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन भी काय में आता है? टर्शियरी में आता है। वो माल वो लेके जाएंगे और मार्केट में क्या करेगा? बेचेगा। These activities themselves do not have produce. For example, goods that are produced in a primary and secondary sector would need to transport by the trucks. उसको ट्रक्स या ट्रेन में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये काय में आते हैं? लास्ट वाले सेक्टर में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। And sold in the wholesale and retail shop. At the time it may be necessary to store this into the godown. ये गोडाउन में क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो जो गोडाउन में स्टोर करने वाले लोग हैं, वो भी काय में आते हैं? टर्शियरी में, क्योंकि वो भी सेवा दे रहे हैं। We also may need to talk to the others over the telephone and send the letters and communication. देखो इसमें क्या क्या था? सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बराबर। तो ये भी कम्युनिकेशन भी काय में आता है फ्रेंड? तो ये टर्शियरी में आता है। एंड बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक, तो बैंकिंग भी काय में आता है? टर्शियरी में आता है। तो ये सारे सर्विस सेक्टर काय में आते हैं? टर्शियरी में आते हैं। To help the production and trades and transport the storage and communication, banking, trade are the example of the tertiary sector. ट्रेड में आता है उसमें। समझ में आया फ्रेंड? ये सारे सेक्टर्स हैं। तो इसमें भी सिर्फ 20% जनता हमारी डिपेंड है। मैंने बोला 60% जनता हमारी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, 20% जनता हमारी सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड है और 20% जनता हमारी टर्शियरी पे डिपेंड है। तो मुझे बताओ फ्रेंड, सबसे ज्यादा जनता प्राइमरी पे डिपेंड है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने किस सेक्टर की तरफ फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने यदि सच में इंडिया को डेवलप करना है तो, या किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो प्राइमरी सेक्टर पे यदि ध्यान दिया तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्रोडक्शन अच्छा हो गया, रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो गया, प्रोडक्शन अच्छा होगा, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बैंकिंग अच्छा चलेगा, ट्रेडिंग अच्छा होगा, लोगों को सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा मिलेगी और इससे ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री मे बी इंक्रीज। इससे कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी मतलब समझता है फ्रेंड? आपको बताऊंगा आगे, वो कंसेप्ट आने वाली है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड ये हो गए सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे बी नॉट डायरेक्टली हेल्प टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लेकिन कुछ ऐसे भी सर्विसेज है जो गुड्स को हेल्प नहीं करता, लेकिन वो भी टर्शियरी में आता। देखो कैसे? फॉर एग्जाम्पल द रिक्वायर्ड टीचर, डॉक्टर ऑफ दिस हु प्रोवाइड द पर्सनल सर्विसेज सच एज अ वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, lawyer are people to the administrative and accounting works. These are also called in the tertiary sector. तो ये भी काय में आते हैं? टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। In the recent times, certain new services based on information technology and internet, cafe, ATM booth, call center, software companies have also become an important. तो ये भी टर्शियरी में आ रहे हैं अभी आजकल। ये पहले थे, हाँ, फिर बाद में और कुछ सेक्टर उसमें क्या किए गए? ऐड किए गए काय में? टर्शियरी में। तो कौन कौन से? पहले कंप्यूटर नहीं थे, दैट्स व्हाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये भी सेक्टर इसमें क्या हुआ? ऐड हुआ। उसके बाद में कैफे, कंप्यूटर के कैफे चलने लगे, तो कैफे भी काय में आ गया? टर्शियरी में आ गया। उसके बाद में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी नया सेक्टर आया, तो ये भी काय में डाल दिया? टर्शियरी में, क्योंकि ये भी सेवा ही है।
तो ऐसे बहुत सेक्टर्स इसमें आ गए फ्रेंड। एटीएम बूथ, पहले एटीएम था क्या? नहीं, अभी एटीएम बूथ भी काय में आ गया? टर्शियरी में आ गया। समझ में आया फ्रेंड? तो इस प्रकार से चलो देखते हैं, पेज पलटाओ, अभी पेज नंबर 22 पे आ जाओ। हाँ, अभी कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। सबसे पहले हमने देख लिया कितने सेक्टर्स है, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लिया, हाउ मेनी सेक्टर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ सेक्टर्स फॉर्म्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन बेस्ड ऑन सेक्टर बेस। सेक्टर बेस ये 5 मार्क का क्वेश्चन हमें आने वाला है। मस्त डिटेलली उसको विद एग्जांपल दे दो और मस्त एक्सप्लेनेशन करो। मिनिमम 1 पेज का एक्सप्लेनेशन होना है, तब जाके आपको 5 मार्क मिलेंगे। ओके, नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, राइट डाउन ओनली द प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर्स एंड इट्स एग्जांपल्स। तो इसमें जरा कम लिखना है, तो ये इस प्रकार से आएगा। समझ में आया? अब नया पॉइंट हम देख रहे हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब ये 3 सेक्टर को हमको क्या करना है? कंपेयरिंग करना है। चलो देखते हैं अभी नया वाला पॉइंट हमारा, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, यानी 3 सेक्टर का आज हमें क्या करना है? अभी कंपैरिजन करना है। कौन सा सेक्टर बेस्ट है, कौन सा सेक्टर ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्न करता है, कौन सा सेक्टर पे गवर्नमेंट ने फोकस करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब देखेंगे अभी आप। चलो देखते हैं, पेज नंबर 22 पे आ जाओ। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। अभी तीनों सेक्टर में 2 चीजें होती है, एक गुड प्रोड्यूस होता है और दूसरा सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। लोगों को उसके थ्रू ट्रिमेंडस क्या भी मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। लोगों के हाथ में क्या भी आ रहा है? पैसा भी आ रहा है। इससे कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती भी है। बराबर? ओके। The 3 sectors have a large number of people working in them in produce these goods and services. The next step therefore is see how much goods and services are produced and how many people in which sectors are dependent. मैंने थोड़ा सा आपको टेंटेटिवली बताया, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया मैंने। टेंटेटिवली ऐसा बताया कि आज भी प्राइमरी सेक्टर पे 60% जनता हमारे इंडिया की काम करती है, 20% सेकेंडरी पे काम करती है और टर्शियरी पे 20% करती है। समझ में आया? ये मैंने टेंटेटिवली बताया, नॉट अ प्रॉपर, लेकिन ऐसा ही है। बराबर? आगे देखते हैं। तो हमें यही स्टडी करना है कि कितनी जनता कितने सेक्टर पे काम करती है और कितना पैसा कितने सेक्टर से आता है। ओके, इन द इकोनॉमी देयर वुड बी 1 or more सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन द टर्म ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट which the other sectors are relatively smaller in size. कुछ सेक्टर्स बहुत बड़े हैं और कुछ स्मॉलर इन साइज है। चलो देखते हैं। जो सेकंड वाला है फ्रेंड वो स्मॉलर इन साइज है थोड़ा सा, ये भी बहुत बड़ा है और ये भी बहुत बड़ा है। चलो देखते हैं। हाउ डू वी काउंट अ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? एक सेक्टर में से कैसा प्रोडक्शन होता है? which with the so many thousands of goods and services produced you might think there is an impossible task. देखो फ्रेंड, अभी कौन से सेक्टर में से कितने पैसे आते हैं या कितने लोग उसके ऊपर डिपेंड है, इसको एक्चुअली निकालना इट इज ए इम्पॉसिबल टास्क। बराबर है? एक्चुअल थोड़ी बता सकता है कोई कि इसमें इतने % लोग हैं और इतने रुपए यहां से आते हैं, ये सेक्टर से इतने लोग हैं या इतने % वहां पे पैसे आते हैं, क्योंकि कुछ क्या होते हैं इंटरलिंकेड सेक्टर भी है ये एक दूसरे से। दैट्स वाई हम काउंटिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, बट थोड़ा सा टेंटेटिवली हम कर पाएंगे। ओके, आगे। देन यू आर राइट थिंकिंग सो, आज अभी अपन बराबर राइट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। नॉट ओनली वुड द टास्क ऑफ द एनॉर्मस, ये जो काम है ये बहुत क्या है? एनॉर्मस है। बहुत एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा काम है। You might also wonder how we can add up the cars and computer and nails and furniture. It wouldn't make a sense. लेकिन आजकल क्या हुआ है और नए कुछ आए हैं, फॉर एग्जाम्पल कार आए हैं, कंप्यूटर आए हैं, नेल्स एंड फर्नीचर आए हैं, तो ये हम कौन से सेक्टर में डाले? तो ये भी बहुत बड़ा हमारा क्या है क्वेश्चन है। You are right to think so. आप बराबर सोच रहे हो। To get around this problem, economists suggest that the value of the goods and services should be used rather than adding up the actual number. Actual number हम देखेंगे। For example, 10,000 kg of wheat is sold in 8 per kg. बराबर? The value of the wheat is 80,000
द वैल्यू ऑफ द कोकोनट, देखो फ्रेंड अभी अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया है गेहूं का, 10,000 केजी मतलब 10 क्विंटल गेहूं है, 8 रुपए का भाव है, 80,000 हमको मिल गए, बराबर। तो ऐसा तो पर केजी है, तो ऐसा उसको इनकम हुआ। द वैल्यू ऑफ कोकोनट की वैल्यू है 5,000 रुपए, काउंटिंग ऑफ ₹10 पर कोकोनट, यानी एक कोकोनट की कीमत है उसको 10 रुपए, 5,000 कोकोनट हुए तो ऑब्वियसली इनकम हुआ 50,000। यानी ऐसा हम कर सकते हैं कि भाई इतने उनको पैसे लगे थे फार्मिंग सेक्टर में, समझो एक आधे फार्मर ने 50,000 रुपए पहले खेत में डाले थे 1 एकड़ में, और उसको इनकम हुआ 1 लाख का, समझ में आया। अभी हम इमेजिनेशन करेंगे उसको 50,000 रुपीज क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, नफा हुआ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने भी, घर के लोगों ने भी वहां पे क्या किया था, काम किया था, तो उनका पैसा कहाँ गया, उन्होंने जो सर्विस दी है खेत में उसका पैसा पकड़ा है क्या, तो नहीं। यानी एग्जैक्ट हम क्या नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। इसी प्रकार से थोड़ा सा टेंटेटिवली कुछ ऐड किया है और कैलकुलेट किया है। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, लेकिन हमको एक प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीडेड टू बी काउंटेड। इट मेक्स सेंस एंड ओनली इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमको ऐसा नहीं करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करना है, बराबर। तो ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, द फार्मर हु सेल द व्हीट टू द फ्लोर मिल टू द 8 पर केजी। एक फार्मर है, उसने गेहूं लिया, गेहूं काय को दिया, फ्लोर मिल में डाला, 8 रुपए केजी का गेहूं था, फ्लोर मिल में दिया उसको पीसने के लिए। द मिल ग्राइंडर टू द व्हीट एंड सेल द फ्लावर टू द बिस्किट कंपनी। तो उसने वो फ्लावर जो तैयार हुआ फ्लोर, तो पीट देखो एक आदमी था, फ्लोर मिल थी उसकी, उसने क्या किया, 8 रुपए केजी से गेहूं लिया, उसको क्या किया, पीसा, पीसने के बाद बिस्कुट कंपनी को 10 रुपए केजी से दिया, मतलब पर केजी उसको कितना फायदा हुआ, 2 रुपए का। लेकिन वो फायदा नहीं है, एक्चुअली उसको इलेक्ट्रिसिटी भी लगी, उसकी मेहनत अलग, मशीनरी लाई है वो अलग। The biscuit company use the flour and these things such as the sugar and oil and make the packet of biscuits to sell the biscuit in the market the coconut of 60 rupees। फिर वही बिस्कुट उसने जो 10 रुपए में लिया था केजी से फ्लोर, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, उसमें थोड़ा सा कुछ शुगर वगैरह डाली और उसको पैक किया, पैकिंग वगैरह लगाई, ऐड किया और वो 60 रुपए में बेचा। ₹50 पर पैकेट, यानी पर पैकेट 15 रुपए के, यानी कितने रुपए ऐड मिले उसको, 5। बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स, दिस गुड्स दैट रीच टू द कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर के पास होगा। अभी हम सबकी करते फिरेंगे क्या, तो नहीं। यानी 1 किलो गेहूं का एट लास्ट इनकम हम पकड़ेंगे तो 15 रुपए। समझ में आया क्या क्या किया, कुछ समझ में आया? देखो एक बार मैं और एक बार बोलता हूं। फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस किया, व्हीट प्रोड्यूस किया, वो व्हीट उसने 8 पर केजी सेल किया, किसको, फ्लोर मिल वालों को। फ्लोर मिल वालों ने उसको आटा पीसा, 10 रुपए केजी से उसने उसको क्या किया, सेल किया। बिस्किट कंपनी ने उसको लिया 15 रुपए केजी से, उसने क्या किया, सेल किया, यानी 60 रुपए से सेल किया, 60 रुपीज, यानी उसके 15-15 केजी के पैकेज किए, 15 रुपए एक पैकेज, 60 रुपये उसने केजी के कमाए पर पैकेट। अभी हम प्राइस ये पकड़ेंगे क्या, ये पकड़ेंगे क्या, ये पकड़ेंगे? तो फ्रेंड कभी भी प्राइस पकड़ना तो फाइनल प्राइस पकड़ना कि कंज्यूमर तक वो माल कितने रुपए तक आया है, 60 रुपये। तो ये पकड़ना है हमको, ये पकड़ने नहीं है, गॉट इट? तो ये पकड़ना है। तो इस प्रकार से चलता है फ्रेंड। Why are only the final goods and services counted? अभी क्वेश्चन आएगा तो तुम बोलेंगे सर क्यों, फार्मर को भी तो 8 रुपए मिले हैं, फ्लोर वालों को तो 2 रुपए मिले हैं, बराबर 10 रुपए मिले हैं। अब फ्लोर मिल वालों को तो, सॉरी बिस्किट कंपनी वालों को तो 60 रुपए मिले हैं, बराबर। तो हम ये क्यों ना पकड़े 8, 10, 60, लेकिन सिर्फ 60 ही क्यों पकड़े, फाइनली गुड्स क्यों पकड़े? तो देखते हैं उसका रीजन। इन कॉन्ट्रास्ट टू द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज द व्हीट एंड द व्हीट
फ्लोर एंड द एग्जांपल ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब समझता क्या रहा आपको, ये सिर्फ गुड्स था, ये भी गुड्स है, लेकिन उसने कुछ इंटरमीडिएट डाला है। मतलब उसमें क्या डाला है, उसने ऑयल डाला है, शुगर डाला है, ग्लूकोज डाला है, तो ये हो गया इंटरमीडिएट। मतलब जो प्रोडक्शन में कुछ दूसरा डालना, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। Goods are used to the producing the final goods and services. The value of the final goods already includes the value of intermediate goods. और जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें सारे इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यूएशन होती है। मतलब 60 रुपए में सब आया ना, क्या क्या आया, गहू आया, गहू का पिसना आया, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले वो सब आए, तो इसलिए फाइनल पकड़ते। समझ में आया बिल्कुल। The value of intermediate goods that is used to making the final goods. Hence, the value of 60 rupee for a biscuit final good already include the value of 10. Similarly, the value of the intermediate goods that is included. To count the value of the flour, wheat separated from themselves, correct them because they could be counting the value of the same things number of times. First of the wheat, then the flour, then finally the biscuit. तो इसलिए पहले हम wheat का भी नहीं पकड़ेंगे, ना flour का पकड़ेंगे, सिर्फ पकड़ेंगे हम बिस्किट का 60 रुपये। समझ में आया? क्योंकि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी आ चुके हैं। इसलिए कभी भी जो फाइनल गुड्स होता है, जो कंज्यूमर तक जाता है, तो उसी को हम पकड़ते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? चलो आगे। The value of final goods and services produced in each sector during the particular year provides that a total production of the sector of the year. अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको। What is mean by GDP? GDP मतलब क्या? The value of final goods and services from the each sectors in a total year, in a year, that is called the GDP. ओके, समझ में आया? हर एक सेक्टर का कुछ ना कुछ फाइनल क्या होगा, ईयरली फाइनल प्रोडक्शन होगा ना। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर से एक 100 करोड़ मिल रहे हैं, 100 करोड़। ये सेक्टर से 200 करोड़ मिल रहे हैं, ये सेक्टर से 1000 करोड़ मिल रहे हैं। तो फिर जीडीपी क्या हुआ, 100, 200 और 1000, मतलब कितना हुआ, 1300, 1000 मतलब 1300 करोड़। समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन, ये फाइनल है। फाइनल देखते, ये ऐसा गिनते फिरेंगे नहीं, गेहूं की क्या प्राइस गेन, फ्लावर क्या प्राइस गेन, इंग्रेडिएंट्स की कितना हुआ, और फिर बिस्किट का कितने हुए, ये करते फिरेंगे तो मैड हो जाएंगे तुम। इसलिए फाइनल जो निकलता है एक साल में, ये सेक्टर में एक साल में कितने रुपए कमाए, ये सेक्टर से गवर्नमेंट के पास कितने रुपए आए, ये सेक्टर से कितने रुपए आए, तो ये फाइनल रहता है। उसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर provides the total production of the sectors for that year. Okay, and the sum of the production in the three sector gives, that is called the GDP. और ये तीनों सेक्टर की जो प्राइस मैंने बोला 10 करोड़, 200 करोड़, सॉरी 100 करोड़, 200 करोड़ और 1000 करोड़, तो तीनों की जो कुल मिला के प्राइस होंगी वो हो गया GDP। आपको 100% 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मीन बाय जीडीपी? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड गिव विथ एक्सप्लेनेशन which thing is called the GDP? The final income from the all sectors in a particular year and services, goods and services, that is called the GDP. Okay? हाँ, अभी क्या होता है, अभी एक आधा कंट्री रिच है कि पुअर है, ये कैसे काउंट होगा? जीडीपी डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड कंट्रीज इनकम। मतलब समझा? मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, इट इज अ कंट्रीज इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम समझता नहीं? मतलब दरडोई उत्पन्न, मतलब पर पर्सन के हिस्से पे कितना इनकम आता है। ओके, ऐसा, तो ऐसा होता है। इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। इस प्रकार से इकोनॉमी डिसाइड होती है कि कितनी बड़ी है।
इन इंडिया द मैमोथ टास्क मेजरिंग जीडीपी, मैमोथ मतलब राइट डाउन और ट्रिमेंडस ह्यूज, बहुत बड़ा फ्रेंड, जीडीपी काउंट करना है बहुत बड़ा काम होता है, बराबर तीनों सेक्टर का टोटली कैलकुलेशन करना, तीनों सेक्टर से बराबर कितना ईयरली कितना इनकम हुआ ये निकालना, इट इज नॉट अ सिंपल टास्क, इट इज अ मैमोथ टास्क, बहुत बड़ा टास्क है। जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और ये कहां पे होता है सब, जीडीपी वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री वहां पे डिसाइड होता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स फॉर द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collect the information relating to total volume of the goods and services and their prices and their estimated in the GDP। बाप रे, गवर्नमेंट किस प्रकार से जीडीपी निकालता है, तो गवर्नमेंट सारे स्टेट्स को बोलता है कि तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर का बताओ, सेकेंडरी का बताओ। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र को बताया गवर्नमेंट ने, नरेंद्र भाई मोदी ने बोला चले महाराष्ट्र का मुझे सब इनकम दीजिए, तो प्राइमरी सेक्टर से कितना इनकम हुआ, सेकेंडरी से तुम्हारे स्टेट का कितना इनकम हुआ, टर्शियरी से कितना इनकम हुआ, टोटल इनकम करो और फिर हमको सेंड करो। वैसा ही सारे स्टेट्स को बोला, वैसे ही सारे यूनियन टेरिटरीज को बोला, फिर सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का मिला के जो भी इनकम होगा वो होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। समझ में आया? आगे देन तो ये सब ऐसा होता है। अभी हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स में इतिहास में किस प्रकार से क्या हुए चेंजेस हुए तो देखते हैं। जनरली इट हैज नोटेड दैट द हिस्ट्री ऑफ द मेनी एंड नाउ डेवलप्ड द कंट्रीज दैट इज इनिशिएटेड स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे ज्यादा ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि इसी के ऊपर ये सेक्टर डिपेंड है। समझ में आया? और ये भी सेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड ही है। दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस सेक्टर पे करें। मैंने तो बोला गवर्नमेंट ने भी किस सेक्टर पे करना चाहिए, प्राइमरी, क्योंकि इनके तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेवलप्ड है, बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड एंड वेल स्किल्ड लेबर वर्कर्स। ये दोनों स्किल्ड लेबर है, लेकिन ये नेचर बेस होने की वजह से, क्या बोला मैंने, ध्यान में रखना, ये नेचर बेस होने की वजह से, नेचर हमेशा क्या नहीं है, मूडी है, फिक्स नहीं है, एंड दैट्स वाई प्रॉब्लम प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और ऊपर से नेचुरल कैलामिटीज़ है, उसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर कभी कभी इतना मार खाता है कि मतलब कुछ भी प्रोडक्शन होता नहीं है। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, तो ये बहुत बड़ा क्या है क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आपको? देखते हैं। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स बिगन टू प्रॉस्पर, इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज करने को बोला। क्या करने को बोला? मेथड ऑफ फार्मिंग। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड थी फार्मिंग की, मतलब बैलगाड़ी से वो क्या करते थे, खेती करते थे, उनके पास अच्छे औजार नहीं थे, टूल्स नहीं थे, HYV सीड्स अवेलेबल नहीं था, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, तब प्राइमरी सेक्टर एकदम पुअर था, एंड दैट्स वाई प्रोडक्शन कम होता था, दैट्स वाई सेकेंडरी सेक्टर पुअर था, दैट्स वाई ऑब्वियसली सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक्स अच्छे, ट्रेड अच्छे नहीं हो रहे थे, दैट्स वाई इंडिया की इकोनॉमी मतलब जीडीपी बहुत क्या था, कम था। तो जीडीपी यदि बढ़ाना है तो सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, अभी ज्यादा पॉपुलेशन क्या होने लगी, बढ़ने लगी, फूड की जरूरत पड़ने लगी ज्यादा। Many people could not take up the other activities. There were increasing the number of craft person and traders. Buying and selling activities increased in many times. Besides, they were the transporter and administrator, army, etc. देखो फ्रेंड, सब चीज़ों में चेंजेस हुआ है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। प्राइमरी सेक्टर में भी चेंजेस हुए, पहले ट्रेडिशनल मेथड से खेती करते थे, अब ऐसा टर्शियरी सेक्टर में भी ऐसा, पहले इंडस्ट्री नहीं थी, होम इंडस्ट्री थी, होम मेड लोग काम करते थे, क्राफ्ट्समैन थे, बराबर। तो ये इसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, और ये सेक्टर में भी बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, बराबर। ऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे भी उसमें पार्ट है, टर्शियरी में भी, तो ऐसे भी अपन देखेंगे डिटेली। चलो देखते हैं etc. However, at the stage of the most goods produced were the natural products from the primary sector and most people were also employed in the sector. ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं। मैंने तो बोला 60% टेंटेटिवली, ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years,
स्पेशली बिकॉज ऑफ द न्यू मेथड एंड मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंट्रोड्यूस। पहले देखो मैंने बोला प्राइमरी सेक्टर में भी ऐसा था, सेकेंडरी टर्शियरी में भी इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, होम इंडस्ट्री थी या स्मॉल इंडस्ट्री थी या क्राफ्ट्समैन थे, स्किल्ड कुछ तो भी करते थे। फैक्ट्रीज कम अप एंड स्टार्टेड एक्सपांडिंग, फिर फैक्ट्रीज आई, मशीनें आई, फिर और एक्सपांड होने लगा। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्क ऑन द फार्म्स नाउ बिगन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। कुछ लोग जो फार्म में काम करते थे, फार्मर के ऊपर पहले देखो, पहले डायरेक्टली इन पास्ट की प्राचीन प्रिमिटिव लोग नेचुरल सेक्टर पे डायरेक्टली 80% जनता डिपेंड थी, 80% जनता इस पे 10-10 थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये सेक्टर का भार थोड़ा थोड़ा सा क्या होने लगा, कम होने लगा, फिर ये 70 पे आ गए, फिर 60 पे आ गए, फिर 55 पे आएंगे, ऐसे परसेंटेज यहाँ के कम हो रहे लोग, और लोग अभी सेकेंडरी में और टर्शियरी में जा रहे हैं क्योंकि ये सेक्टर में इतना पैसा नहीं है। दूसरी बात नेचर के ऊपर डिपेंड है और नेचर मूडी है, एंड दैट्स वाई अर्निंग सोर्सेज यहाँ पे जरा पैसा कम मिलता है, दैट्स वाई लोग यहाँ पे क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, दैट्स वाई लोग टर्शियरी और सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ क्या हो रहा है, टर्न हो रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। देन आगे क्या हुआ, दोस पीपल हु आर अर्लियर, तो वो चेंज हो गए। पीपल बिगैन टू यूज मेनी मोर गुड्स एंड वेयर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एंड चीप रेट्स। पहले जो हैंडमेड चीजें होती थी वो महंगी थी, फैक्ट्री मेड चीजें थी वो बहुत सस्ती थी, बराबर। क्यों, तो उनको कुछ ज्यादा ऐसा फटाफट मशीन से होता था, यहाँ पे 100 मजदूर लगते थे तो ये काम मशीन करती थी। Secondary sector gradually become the most important total production and employment. Hence, over the time, shift and can be take place. This means the importance of the sectors had changed. इस प्रकार से sectors day by day क्या हुए, changes हुए. In the past 100 years, गए 100 साल पहले, there has been a further shift from the secondary and tertiary sectors. 100 years देखा जाए तो पहले सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर में कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं था, सिर्फ लोग प्राइमरी सेक्टर में ही ज्यादा से ज्यादा लोग क्या थे, डिपेंड थे। लेकिन आज टोटल उल्टा हो गया, ये सेक्टर पे लोग ज्यादा थे, आज ये सेक्टर से लोग निकल के ये सेक्टर पे लोग ज्यादा आ रहे हैं। ओके, ऐसा द सर्विस सेक्टर्स हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अभी सबसे ज्यादा लोग ये सेक्टर को पसंद करते हैं, सर्विस सेक्टर को, बराबर, एजुकेशन होने के बाद। Then this is the general pattern observed in the development of countries। और इससे ये समझ में आता है जो सेक्टर से अब ज्यादा लोग इस सेक्टर में डिपेंड रहेंगे वो डेवलप्ड नहीं होगा, वो अनडेवलप्ड कंट्री होगा। लेकिन जो सेक्टर में लोग इस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड होंगे वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री में माना गया जाता है। यूरोपियन कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा क्यों कहा गया, तो बिकॉज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जनता प्राइमरी पे डिपेंड नहीं, सेकेंडरी और टर्शियरी पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई। चलो देखते हैं, दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इंडिया? ओवर द इयर्स देयर हैव बीन चेंजेस, सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व एंड डेवलप्ड कंट्रीज शैल वी टू द नेक्स्ट सेशन। तो अपन बाकी का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बराबर। तो अभी अपन थोड़ा सा, तो चलो बच्चों पेज नंबर अभी 24 पे आ जाओ, पेज पलटाओ, वहां पे देखेंगे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। भारत में ये तीनों सेक्टर कैसे काम करते हैं और कौन सा क्षेत्र ज्यादा डेवलप हुआ और कौन सा कम डेवलप हुआ, उसके रिगार्डिंग हम टोटल स्टडी करते हैं। चलो ग्राफ फर्स्ट देखो आप, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे 1971 में और 1972 में 1 साल का डिफरेंस है, स्टडी किया पूरा टर्शियरी सेक्टर का, और फिर बाद में 2011 और 2012 ये 1 साल का स्टडी किया, बराबर। तो फ्रेंड कंपैरिजन यदि किया तो पहले प्राइमरी सेक्टर से इनकम देखो कितना कम था, टर्शियरी सेकेंडरी से तो बहुत ही कम था, और टर्शियरी से तो उससे भी कम था, मतलब देखो। लेकिन अभी क्या हुआ है, यानी कितने साल बाद, कम से कम 30-40 साल बाद ये जो इनकम है फ्रेंड, ये ट्रिमेंडसली क्या हुआ है, बढ़ा है। किसका, प्राइमरी सेक्टर का भी, टर्शियरी सेक्टर का भी और सेकेंडरी सेक्टर का भी। लेकिन सबसे ज्यादा इनकम जितना प्राइमरी सेक्टर का नहीं बढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर का नहीं बढ़ा है, सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर का इनकम बढ़ा है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड इन इंडिया द टर्शियरी सेक्टर्स इनकम अराइज, यानी भारत में टर्शियरी सेक्टर का इनकम ही क्यों बढ़ा, अदर क्यों नहीं बढ़े? तो मेन रीजन है फ्रेंड, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर एक कंफर्म इनकम सेंटर है, लेकिन प्राइमरी में
कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड ऑन नेचर है, नेचर के ऊपर डिपेंड होने की वजह से नेचर इज मूडी, नेचर हमेशा क्या रहता है, मूडी रहता है, दैट्स व्हाई इनकम जैसा चाहिए वैसा होता नहीं है। लेकिन टर्शियरी में हमखास इनकम है, ये फंडामेंटल में आता टर्शियरी सेक्टर्स। देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता। देखो फ्रेंड, आ जाओ पेज नंबर 20 पे, डायरेक्टली मैं वहां पे पढ़ा देता आपको। व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकम सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन का आज हमें स्टडी करना है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लो डायरेक्ट, 5 मार्क के लिए आएगा। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस एंड पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें बहुत ही आज जरूरी है, कौन से भी कंट्री को डेवलप होने के लिए ये सारी चीजें एकदम नेसेसरी है। These can be considered as the basic services, इसी को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं बेसिक सर्विसेज। अंडरलाइन करो जरा बेसिक सर्विसेज के नीचे और वहां पे लिख लो, 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन 100% आएगा, which services are called the basic services। तो ये सारे सर्विसेज का नाम देना है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। इन द डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें बेसिक सर्विसेज डेवलप होना बहुत नेसेसरी है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है कौन सा सेक्टर को डेवलप करने के लिए, टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। गॉट इट? ओके। Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as the transport, trade and storage and the like. We are already been seen. और देखो फ्रेंड, greater the development of primary and secondary sectors, more would be demand for such services. गवर्नमेंट सिर्फ थिंक करता है प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ये दोनों सेक्टर डेवलप हो गए कि ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर ये डेवलप होते रहता है। इसको डेवलप करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी ना ट्राई करते हुए सबसे ज्यादा इनकम कौन से क्षेत्र में से पाता है, टर्शियरी में से पाता है। ओके, तो सच एज ट्रांसपोर्ट रेट ये डेवलप होते हैं। थर्ड, एज इनकम लेवल राइज, इनकम लेवल जैसे जैसे बढ़ती है, सर्टन section of the people start demanding many more services like eating outs, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training, etc. देखो फ्रेंड, ये क्षेत्र बाद में और डेवलप हुए। कौन कौन से क्षेत्र? ईटिंग का मतलब होता है होटल्स, टूरिज्म आज कितना बढ़ रहा है, शॉपिंग ये भी बहुत बड़ा बोल रहा है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आज कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल कितने बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा। तो ये सारे सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आजकल इंडिया को मिल रहा है एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इनके ऊपर फोकस कर रही है। यू कैन सी सच अ चेंजेस क्वाइट शार्पली इन द सिटीज, स्पेशली इन द बिग सिटीज। और ये सारी बातें स्पेशली बिग सिटीज में होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल की पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, सिटियों में रहती है। बराबर, जो भी एजुकेटेड है वो अच्छे से एजुकेशन लेने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, बराबर, एंड दैट्स व्हाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकम टर्शियरी से मिलने लगा है, वो डेवलप बहुत हो गया। फोर्थली, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टन न्यू सर्विसेज सच एज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऊपर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, ओके, कम्युनिकेशन आया, टेक्नोलॉजी हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल, और ये टेक्नोलॉजी आज इंपॉर्टेंट और इसेंशियल हो गई है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैव बीन राइजिंग रैपिडली, और इनका जो राइजिंग सर्विसेज है वो बहुत बढ़ने लगी। पहले लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहते थे, लेकिन आज लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह रहे हैं क्योंकि आईटी क्षेत्र बहुत क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, कम्युनिकेशन क्षेत्र डेवलप हुआ है। इन चैप्टर 4 वी शैल सी द एग्जांपल ऑफ दिस सर्विसेज, द रीजंस ऑफ देयर एक्सपेंशन। ये सर्विसेज क्यों बढ़े ये अपन चैप्टर 4 में पढ़ने ही वाले हैं। हाउएवर, यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल दिस सर्विसेज सेक्टर इज गोइंग टू इक्वली वेल। ये सारी सर्विसेज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी प्राइमरी टर्शियरी है। सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। देखो आज भारत में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्टर, ऑल सेक्टर में काम कर रहे हैं। एट वन एंड देयर आर द लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर, और बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोग आजकल हमारे इंडिया में अवेलेबल है, इवन मोर एजुकेटेड है, दैट्स व्हाई दे अर्न मोर मनी। At the other end, there are the very large number of workers engaged in services such as the small shopkeepers, repair person, transport person, etc. और कुछ जो कम एजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, वो दूसरे काम कर रहे हैं, शॉपिंग में काम कर रहे हैं, एक आधे मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं,
मॉल में काम कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिलने लग गए। These people barely manage to earn a living, yet they perform their services because no alternative opportunities for work are available to them. अभी कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम, मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम क्यों कर रहे हैं? तो कुछ लोगों को दूसरा क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं, क्योंकि खेती डे बाय डे पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, खेती कम हो रही है, बराबर, तो उसकी वजह से सर्विसेज की तरफ मोड़ना एक ही लोगों के पास क्या था, सहारा था। Hence only the part of this sector is going to in importance, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आया। समझ में आया बिल्कुल ये क्वेश्चंस? ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए आएगा। मैं और एक बार बोल देता हूँ कि व्हाई टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Why are most people are employed? Why are most of the people employed? आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, क्यों? तो ग्राफ 2 देखो, आप देखा आपने ग्राफ 2, ये ग्राफ 2 देखा, 1971-72 में देखो कितने लोग एम्प्लॉयड थे। शेयर ऑफ द सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी में को इसका सेक्टर कितना था? सबसे ज़्यादा जीडीपी था प्राइमरी सेक्टर का, फिर था टर्शरी का, फिर था सेकेंडरी का। ओके, फिर उसके बाद में उल्टा हुआ मतलब 2011-12 में सबसे ज़्यादा पैसा मिलने लगा गवर्नमेंट को कौन से सेक्टर से? टर्शियरी सेक्टर से। और प्राइमरी सेक्टर का इनकम उल्टा क्या हो गया, कम हो गया, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा बढ़ा। ये हमने उस ग्राफ के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, ग्राफ नंबर 2। ओके, ग्राफ 2 प्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी में बताया। Now you can directly see the changing importance of the sectors into the 40 years. 40 years में देखो कितना बड़ा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। 71 to 72 and 11 to 12, ये जो 40 साल का डिफरेंस है फ्रेंड, 40 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ है। पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा जीडीपी था, बाद में टर्शरी का था, फिर सेकेंडरी का था, तो बाद में उल्टा हुआ है। 40 साल के बाद में सबसे नंबर 1 सेक्टर यदि पैसा कमा के देता है इंडिया को तो टर्शियरी सेक्टर, सेकंड नंबर जाता है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड नंबर जाता है प्राइमरी सेक्टर। मतलब पहले पास्ट में लोग प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा डिपेंड करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में टर्शियरी सेक्टर को लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं। The remarkable fact of India is that while there has been a changes in the share and the 3 sector in GDP, similar shift is not taken in the place in employment. तो एम्प्लॉयमेंट भी वैसे ही हुआ, पहले एम्प्लॉयमेंट कम था, आज एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ। ग्राफ 3 में देखो, अभी ग्राफ 3 है शेयर ऑफ द सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, कौन से क्षेत्र में कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, बराबर। तो देखते हैं सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट, द 3 सेक्टर इन 17 to 3 and 11 to 12 the primary sectors continue to be the largest employers even now. पहले भी लोग प्राइमरी सेक्टर में 70% लोग ज़्यादा से ज़्यादा काय के ऊपर डिपेंड थे, तो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थे। आज वहाँ पे सिर्फ 49% रहे हैं, पहले 11% थे, आज 24% है, 15 थे, 27 है। मतलब सबके आंकड़े बड़े हैं सेकेंडरी और टर्शियरी के, लेकिन प्राइमरी के आंकड़ा बड़ा नहीं है उल्टा कम हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। वाई डिडंट द सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वेर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, even though the industrial output of the production of goods went up more than the 9 times during the period. देखो पहले का इनकम आज के इनकम 9 टाइम्स बेटर बढ़ा भी है, लेकिन ज़्यादा इनकम टर्शियरी सेक्टर से ही बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप टू द राउंड एंड 3 टाइम्स। द सेम अप्लाइज टू द टर्शियरी सेक्टर एज वेल। While production in the services sectors rose by more than 14% times, employment in the service sector rose around the 5 times. ये इसका स्टडी है, वो टोटल किसका स्टडी? ग्राफ नंबर आप देख लो 25 है, ये है 3rd नंबर का ग्राफ, उसमें आप देख लो किस प्रकार से सेक्टर्स में चेंजेस हुए। ये वही स्टडी है टोटली एम्प्लॉयमेंट का। चलो देखते हैं, व्हाट इज मीन इन दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में होना चाहिए। So even if you can move more people out and the production will not be affected, in the words workers agriculture sectors under employment। ये under what is mean by under employment और disguised unemployment सेम ही वर्ड है, ध्यान में रखना है। ये कंसेप्ट आपको 100%
3 मार्क के लिए पूछी जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब समझो एक फार्म है, ये समझो एक फार्म है, ये 2 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ बराबर, 2 एकड़ की लैंड है। 2 एकड़ लैंड में एक फैमिली काम कर रही है, उस फैमिली में 5 लोग हैं, पांचों के पांचों उसी पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ माँ बाप, पेरेंट्स, ये 2 भी लोग ये खेती कर सकते हैं पूरे साल भर तक, लेकिन ये तीनों बच्चे भी उनको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फिर भी इनकम वैसा का वैसा है, मतलब सिर्फ 2 लोगों ने भी इनकम, 2 लोगों ने ही सिर्फ मेहनत किया होता तो इनकम इतना ही आता था, और अभी 3 लोग बड़े भी है, 5 लोगों ने भी किया तो इनका इतना ही इनकम आता है। इसका मतलब ये जो 3 है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। 3 लोग क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट होके भी उनको कुछ फायदा नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। समझ में आया? इसको बोलते अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, फॉर इंस्टेंस टेक इन द केस ऑफ द स्मॉल फार्मर लक्ष्मी। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको लक्ष्मी का। देखो ये लक्ष्मी का पिक्चर आपको दिखाई दिया है। owning about 2 hectares of unirrigated land, development only on the rain and growing crops like a jawar and arhar। देखो फ्रेंड, वो बेचारी लक्ष्मी है, उसके घर में कोई, उसके खेत में कोई कुआं भी नहीं है, बेचारी 2 एकड़ लैंड है उसके पास, वो करती बोती उसमें 2 हेक्टेयर लैंड है, ओके, जवार और आरहार लाती उसमें। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट एंड थ्रू आउट द ईयर। पूरे 5 लोग उसके मेंबर्स उसके घर में काम करते हैं। ओके, व्हाई दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। क्यों वो काम करते हैं वो पूरे 5 के 5? क्योंकि दूसरे जगह पे वो नहीं जाते, उनको कोई सर्विसेज नहीं है, दैट्स व्हाई 5 के 5 वो काम कर रहे हैं। You will see that everyone in the is working, none remain idle। कौन सा भी आदमी उसके घर का idle बैठा नहीं, idle का मतलब लेजिली बैठा नहीं, घर पे काम करे सब। But actual fact that their labor effect get divided, each one is going to work, doing some work, but no one is fully employed। But एक भी क्या नहीं कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा है। Actually 2 भी लोग रहते तो पूरा काम कर डालते थे। 5 जाते हैं, सुबह जाते हैं, 1 बजे से घर पे चले जाते हैं, मतलब पूरे लोगों को इतना काम अवेलेबल नहीं है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग, लोग काम करते हुए दिखते हैं, बट ऑल ऑफ देम मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, मतलब वो जो कितना कर सकते हैं उससे वो क्या कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन द कॉन्ट्रास्ट टू समवन who does not have a job is clearly visible as a unemployed। मतलब कुछ लोगों को डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड है, मतलब इनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट होके भी क्या नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, तो ये क्या हो गए, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गए। Hence it is also called disguised unemployment। तो उसी का नाम है disguised unemployment। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब अननेसेसरी वर्कर्स लगाना, यानी उनको कुछ भी मिलता नहीं है, तो ये बोलते हैं अनडिस्कस। अभी पॉटर है, पॉटर मतलब कुम्हार है, वो मटके बना रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस दोनों ही मटके बनाते हैं, दोनों ने दिन भर काम किया तो कम से कम 500 रुपए छापते हैं, मतलब कमाते, मतलब 250 रुपए। अभी क्या हुआ, उनके 3 बच्चे हो गए, तीनों के तीनों बच्चों को भी उन्होंने वही काम दिया, यानी ये सिर्फ मटके बनाते जाएंगे, तुम यहां से उठाना वहां पे रख देना, और फिर थोड़ा सा उनको क्या करना, आग में वगैरह डालना, ओके, वहां से निकालना, उनको ठोक ठाक के बराबर प्रॉपर प्लेस पे रख देना, ये काम उनको दिया है। फिर भी 500 रुपए इनकम है, मतलब ये जो 3 हो गए, ये कैसे है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते उसको, अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते उसको, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते। समझ में आया? मतलब एम्प्लॉयमेंट होके भी उनको कुछ भी एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा है, ये बड़ी बात है। देन नाउ सपोजिंग द लैंडलॉर्ड सुक्राम कम्स एंड हायर्स वन ऑफ द 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। एक सुक्राम है, इसने भाड़े से एक जमीन ली है और वहां पे वो काम करता है। लक्ष्मी's फैमिली इज नाउ एबल टू लर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू द वेजेस। फिर लक्ष्मी की फैमिली क्या करती है, कुछ दिन अपने खेत में काम करते, कुछ दिन दूसरे खेत में काम करते रहते। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू वर्क आफ्टर दैट द स्मॉल प्लॉट, क्योंकि स्मॉल प्लॉट के ऊपर 5 लोग क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। 2 लोग और काम को लगा दिया, फिर भी उसको उस प्रोडक्शन में क्या नहीं हुआ, इंक्रीजन नहीं हुआ। इन द अबव एग्जाम्पल 2 पीपल मे मूव टू द वर्क इन द फैक्ट्री। फिर उन्होंने क्या किया, 2 लोगों को, 2 बच्चों को
खेत में काम करने को नहीं बोला, तुम क्या करो फैक्ट्री में काम करो। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड बी इंक्रीज, फिर अभी अर्निंग बढ़ गई क्योंकि फैक्ट्री में से आने वाला इनकम प्लस ये दो यहाँ पे काम करने वाले खेत में से आने वाला इनकम, फिर इनकम बढ़ गई। दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड मच फार्म फ्रॉम देयर लैंड, तो इसको बोलते हैं दे आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। ऐसे सिर्फ लक्ष्मी है क्या, हमारे इंडिया में आज भी 60% जनता प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, मतलब खेती के ऊपर डिपेंड है। आज ऐसा ही अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, सिर्फ लक्ष्मी है क्या, ऐसे करोड़ों जनता है फ्रेंड, करोड़ों फैमिलीज हैं कि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। दिस मीन दैट इवन इफ we remove a lot of people from the agriculture sector to provide them with the proper work elsewhere, agriculture production will not be survive। यदि उनमें से 2 बच्चों को निकाल लिया दूसरे कंपनी में डाल दिया काम करने को, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों भी उतना ही काम करते थे, 5 भी हो गए तो उतना ही काम कर रहे हैं। The income of the people who take up the other work will increase the total family income। वो दूसरी जगह पे तो जाएंगे तो इनकम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 माँ बाप है, वो खेती कर रहे 2 एकड़ ऑफ लैंड, अभी 2 बच्चे उनको हुए, 2 बच्चों को भी खेती में काम करने लगा तो इनकम थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि 2 एकड़ ऑफ लैंड 4 एकड़ ऑफ लैंड थोड़ी हो जाएंगे, वो तो 2 एकड़ ऑफ लैंड ही है, इनकम उतना ही होने वाला है। उससे बेटर इन दोनों बच्चों को यदि उन्होंने थोड़ा सा एजुकेशन दिया और एक को डॉक्टर एक को इंजीनियर बना दिया तो ट्रिमेंडस इनकम, एक डॉक्टर कमाएंगा, इंजीनियर कमाएंगा और ये खेती वाले कमाएंगे, तो इनकम ट्रिमेंडसली बढ़ेगा। ये मेरा कहने का। या फैक्ट्री में उनको दोनों बच्चों को लगा दिया तो उनका भी इनकम आने वाला है। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन द अदर सेक्टर्स, ऐसे ही अदर सेक्टर में भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पोर्टर का भी एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, वैसे टर्शियरी में भी ऐसा बहुत सारे हैं, बराबर। तो इस प्रकार से फॉर द एग्जाम्पल देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विसेज सेक्टर्स इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर अ डेली एम्प्लॉयमेंट। हमारे अर्बन एरिया में, सॉरी रूरल एरिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रूरल एरिया में तो लक्ष्मी जैसे बच्चों के बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट है या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। सेम कंडीशन अर्बन एरिया में भी है। अर्बन एरिया में भी एक आधा पर्सन कंपनी में काम करने को जाता है या घर पे कुछ को भी बनाते हैं, तो 2 लोग भी रहे तो वही बनाएंगे और 4 लोग भी रहे बच्चे तो भी वही बनाएंगे, तो उससे बेटर उनको 2 को दूसरा काम देना चाहिए। They are employed as a painters, plumbers, repair person and other doing odd job। ऐसे लोग बहुत हैं, यानी एक मांगो प्लम्बर तो 4 मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका इनकम क्या नहीं होता, बढ़ता नहीं है। Many of them don't find work every day। और ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको एवरीडे थोड़ी काम मिलता है। अभी फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर है, आज किसी ने बुला लिया तो काम है, लेकिन कल 3-4 दिन किसी ने नहीं बुलाया, मतलब आज उसने 500 रुपये कमाए, लेकिन उसको 4 दिन काम नहीं आया और फिर नेक्स्ट डे में काम आया, तो क्या 100 रुपये तो रोज पड़ा ना उसको। आप बोलेंगे कैसे सर, एक ही दिन में तो 500 निकाला, लेकिन वो 4 दिन क्या पर रहा, घर पे रहा, तो क्या रोज पड़ा उसको 100 रुपये पर डे। तो ऐसा भी होता है, इसको बोलते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं कि जिनको रोज काम नहीं मिलता। सिमिलरली वी सी द अदर पीपल इन द सर्विस सेक्टर दैट इज स्ट्रीट पुशिंग कार्ट एंड सेलिंग, अदरवाइज देयर मे बी द स्पेंड एंड द होल डे बट अर्न अ वेरी लिटिल। कुछ लोग ऐसे हैं कि माँ बाप यानी बाप जा रहे हैं एक आधे प्लेस पे काम करने को, तो वैसे ही प्लेस पे बच्चा भी जा रहा है उसके साथ, पूरा दिन भर उसका काम कर रहा है, लेकिन कुछ भी इनकम बढ़ नहीं रहा है, जो इनकम है पापा का वही मिल रहा है। ऐसा भी है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फिर भी वो वही काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार से मेरा पहला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, जिस टॉपिक का नाम है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने इसमें बहुत क्वेश्चन आपको आईएमपी बोले हैं, प्लीज आप वो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट आपने लिख भी लिया है शायद, दिस आर क्वेश्चन इज वेरी आईएमपी, आप स्टडी करो अच्छे से। और भी आपको कोई प्रॉब्लम आया तो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, बाय।